हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मेहनत तो ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा के लिए आपके पास में समय वैसे ही कम रह गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो संविधान रहेगा, और संविधान से संबंधित बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो आज का वीडियो सिर्फ संविधान पर आधारित सभी प्रश्न रहेंगे, और आज का यदि आपने एक कंप्लीट पूरा वीडियो देख लिया तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में ना कर पाएं। तो वीडियो को ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके दोस्त साथीगण, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, उन तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न है, कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताना है आपको कि 3 मंत्री थे कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, और इसमें से कौन सा एक सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉर्ड एमरी। तो देखिए, प्रश्न जो बनता है, पूछा जाता है कि संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया, किस मिशन के तहत किया गया। तो आपका जो जवाब होगा कि जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, इसी के तहत भारत के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन था ये एक 3 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, कितनी? 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें से देखिए कौन कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं था। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, इसका गठन कब किया गया था, तो याद रखना है आपको 24 मार्च, डेट भी आपको नोट कर लेना है, यहां से प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसी की सिफारिश पर हमारा जो भारत का संविधान बना हुआ है, ठीक है, उसका निर्माण किया गया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए कह रहा है 26 नवंबर 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को। देखिए, तो यहां पर आपको 2 चीज याद रखना है। पहला, कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, और संविधान लागू कब हुआ। ठीक है, देश में। तो देखिए, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, यहां से प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था या संविधान के द्वारा जब अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर को ही क्या है, संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यहां पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, तो अंबेडकर आपको याद रखना है 2 जगह से चुने गए थे संविधान सभा के लिए। ठीक है, संविधान सभा के लिए 2 जगह से चुने गए थे, और दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले बोल सकते हैं कि 1947 के पहले। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के पहले। और दूसरा जो याद रखना है आपको, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पहले संविधान सभा के लिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चयन किया गया था इनका संविधान सभा के लिए, तब कहां से किया गया था? पूर्वी बंगाल से। ठीक है, पूर्वी बंगाल से किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में स्वतंत्रता के बाद कहां से किया गया था? तो स्वतंत्रता से बात किया गया था पूना से। ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी से, या बोल सकते हैं पूना से। ठीक है, किसका किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के पहले संविधान सभा के लिए भीमराव अंबेडकर जी का चयन कहां से किया गया था? पूर्वी बंगाल से किया गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद कहां से किया गया था? पूना से।
ठीक है, या बोल सकते हैं बंबई प्रेसिडेंसी से, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1950 और 26 नवंबर 1950 को, और डी कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को। तो ठीक है, 26 जनवरी आज ही के दिन किया गया। ठीक है, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो आज हमारा संविधान संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए कह रहा है 10, 6, 12 या फिर 8। तो देखिए हमें देखना है एक तो वर्तमान का संविधान और इसके पहले जो जब बना था संविधान। ठीक है, जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी, उसमें कितने भाग थे संविधान में और कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए जब संविधान बना था तो कुल देखिए 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, कितने आर्टिकल? 395 आर्टिकल थे। इसके अलावा देखिए मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, जो बना था संविधान, तो मूल संविधान में थे 395 आर्टिकल, और जो वर्तमान का संविधान है इसमें कुल अभी कितने हैं? 475 आर्टिकल हैं अभी। ठीक है, इसके बाद अनुसूची की बात करते हैं तो कुल अनुसूचियां जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और जो मूल संविधान है भाग की बात करते हैं तो देखिए जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे और वर्तमान के संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं होगा आपका बाहर, एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका संविधान से संबंधित। अक्सर बच्चे यहां से प्रश्न गलत करते हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और यदि समझ में आ रही हैं चीजें तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, या बोल सकते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को और 9 दिसंबर 1949 को, और डी कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को, यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात रही? इसमें जो खास बात थी कि जो आपका देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बने। ठीक है, यह भी है कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बने थे। दूसरा जो आपको याद रखना है कि जो 24 जनवरी 1950 था, यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, जो हमारी संविधान की अंतिम बैठक थी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसको चुना गया था उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोनों महत्वपूर्ण है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है और स्थायी अध्यक्ष तो कई बार पूछा जा चुका है। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, देखिए हमने अभी बात कर ली कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब हमको जो याद रखना है वो है दूसरी बैठक। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष को चुना गया किसमें? 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी, किसको चुना गया?
तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे या स्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए एच.सी. मुखर्जी, प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था। तो जो आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, इसमें देखिए एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। ठीक है, पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार तो वी.एन. राव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था। देखिए 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 को, और डी कह रहा है कि 9 दिसंबर 1949 को। देखिए तो हमने अभी देखा पहली बैठक, दूसरी बैठक, अब जो हमें याद रखना है वो है तीसरी बैठक, और तीनों बैठक वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों जो संविधान सभा की जो लगातार बैठक हुई है, तीनों, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और जो तीसरी बैठक हुई है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और देखिए निश्चित रूप से अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि प्रश्न बना तो 75% तक समझ लीजिएगा कि प्रश्न इन्हीं तीन जो सभाएं हैं यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में गिरेगा। तो ध्यान से आपको, इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा से ज्यादा इससे प्रश्न रखे हैं। वैसे तो काफी सारे आज के इसमें प्रश्न हैं, कोशिश यही की है कि आपका जो भी प्रश्न बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अब इसमें जो वास्तविक कार्य हुआ वो क्या हुआ समझिएगा। यहां पर वास्तविक कार्य क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न बनता है कि कौन सी सभा में, संविधान की कौन सी सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो प्रस्तुत किया गया था कौन सी सभा में? 13 दिसंबर जो 1946 की थी, तीसरी में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके अलावा जो यहां से प्रश्न बनता है उद्देश्य प्रस्ताव से, वो पहले आप इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो पारित कब हुआ। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कब हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ठीक है, प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पारित कब हुआ था सर्वसम्मति से? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर कौन रहे बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखिए, जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सभी पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है, क्योंकि प्रारूप समिति वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, पहले तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए तो जो प्रारूप समिति थी, इसके देखिए अलग अलग नाम है। यहां पर दो नाम आपको और याद रखना है। एक तो है मसौदा समिति, बोलते हैं इसको मसौदा समिति, और जो दूसरा नाम है वो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रारूप समिति ना आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रारूप समिति नाम नहीं दिया गया है आपके एग्जाम में और मसौदा समिति पूछ लिया है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भले ही आपको प्रश्न आ रहा है लेकिन प्रश्न तो गलत कर जाएंगे ना। तो दोनों आपको तीनों नाम याद रखना है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि इस समिति का गठन क्यों किया गया था। गठन किया गया था कि जो संविधान का अस्थायी प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, पहले जो संविधान हमारा 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया और संविधान की एक कॉपी बनाई गई। ठीक है, तो जो कॉपी बनाई गई थी उसको हम अस्थायी प्रारूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अस्थायी जो संविधान की जो कॉपी बनाई गई थी, बोल सकते हैं कि जो अस्थायी संविधान था हमारा, उसके कमियों को देखने के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कमी है अभी और क्या इसमें जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए
प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रश्न बनता है कि कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि जो प्रारूप समिति थी, मसौदा समिति थी जो, इसमें कुल कितने सदस्य थे। अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्यों की संख्या थी इसमें कितनी, 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसका गठन क्यों किया गया था, गठन किया गया था कि जो संविधान का अस्थायी प्रारूप तैयार किया गया था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसकी कमियां देखने के लिए कि अभी इस संविधान में जो इसका अस्थायी प्रारूप तैयार किया गया है इसमें अभी क्या क्या कमी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। ऑप्शन है 24 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 24 जनवरी 1950 को। देखिए तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, ये आपको दोनों याद रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, जो आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए और भी एक दो पॉइंट आपके लिए यहां पर जो आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुछ देखिए आपको ये पॉइंट नोट करना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। पूछ सकता है कि कुल कितना खर्चा किया गया था, तो देखिए कुल खर्चा आया था जो संविधान बनाने में 24 लाख आया था, ठीक है। कुल कितनी समितियां गठित की गई थी, तो देखिए कुल संविधान बनाने के लिए 23 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 8 समितियां मुख्य थी, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कितने अधिवेशन बुलाए गए थे संविधान में, कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए थे संविधान निर्माण के लिए, तो देखिए 11, ठीक है, 11 अधिवेशन बुलाए गए थे संविधान निर्माण के लिए। और देखिए इस पर 114 दिन तक बहस चली थी, कितने, 114 दिन तक बहस चली थी, 11 अधिवेशन बुलाए गए थे, ठीक है। खर्चा जो आया था संविधान बनाने के लिए 64 लाख रुपए आया था। 60 देशों का अध्ययन करके हमारा जो संविधान बनाया गया था, अस्थायी प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और जो प्रारूप समिति थी इसके कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। चलिए कोशिश यही रहेगी कि एक भी ऐसा पॉइंट ना छूटे कि आपके एग्जाम से बाहर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको एक काम करना है कि जो पॉइंट बता रहा हूं आपको नोट कर लें, और नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो भी आपके सामने प्रश्न है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब भी आप अपने एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक दो दिन पहले इसका रिवीजन कर लीजिए। आपको अलग से देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले बात तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में, तो देखिए प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, पहला तो प्रश्न ये बनता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है अभी तक इसमें कुल 1 बार संशोधन किया गया है, केवल 1 बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया है, 1946 का जो आपका 42वां संशोधन था, 42वां जो संशोधन था, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। 42वां संशोधन था, और इसको क्या बोला जाता है, लघु संविधान के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है, लघु संविधान। प्रश्न पूछा जाता है कि किसको लघु संविधान, संविधान के कौन से संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो देखिए जो 1976 का जो 42वां संशोधन हुआ था, इसको हम लघु संविधान के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। चलिए ऑप्शन ए अमेरिका का है, रूस का है, भारत का है और ब्रिटेन का है। चलिए कमेंट करिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन देखिए आसान कुछ नहीं होता, तैयारी यदि बेहतर है तो सभी प्रश्न आसान लगते हैं।
चलिए बताइए कि सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। तो देखिए संविधान का दो तरीके हैं, एक तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान कौन कौन से देश के हैं, देखिए तो लिखित संविधान की जो सबसे पहले तैयार किया गया था किस देश का किया गया था, अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का। और दूसरा होता है अलिखित संविधान, ठीक है, अलिखित संविधान, ठीक है, जिसको किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया जाता है, इसका कोई निश्चित समय भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान बोलते हैं। जैसे देखिए ब्रिटेन का संविधान हो गया, ठीक है, ये एक अलिखित संविधान, ठीक है, न्यूजीलैंड का हो गया, इजराइल का जो संविधान है वो भी कैसा है, अलिखित संविधान है, ठीक है। लेकिन देखिए अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है और जो दूसरा है वो है भारत का, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका का, ठीक है। सबसे छोटा यदि पूछता है कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो वो है अमेरिका का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1951 में, 1954 में, 1952 में और 1953 में। चलिए तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 1952 में। देखिए 489 सीटों में, 489 सीटों में कांग्रेस के द्वारा देखिए 364 सीटों को जीता गया था, ठीक है, जिसमें से 45% बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। तो 1952 में यह चुनाव हुआ था, प्रथम आम चुनाव, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्यपाल के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए। चलिए तो देखिए राज्यपाल, राज्यपाल के महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब तक देखिए राष्ट्रपति चाहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, यह संविधान कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहता है मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और डी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए तो देखिए संविधान निर्माण के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 60 देशों का अध्ययन किया गया और 60 देशों के अध्ययन के उपरांत देखा गया कि कौन कौन सी चीजें हमें अपने संविधान में लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका, तो जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो कहां से ली गई है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई है अमेरिका से, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार भी कहां से लिए गए, अमेरिका से, ठीक है। संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, कनाडा से, ठीक है, कनाडा से ली गई है। और संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, इंग्लैंड ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा या बोल सकते हैं कि समवर्ती सूची, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से। आपको इसको नोट कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि जो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के अंतर्गत देखिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में, वो किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, आयरलैंड से, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये भी आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया, अमेरिका से, ब्रिटिश संविधान से, रूस संविधान से और फ्रांस से। देखिए तो अमेरिका से देखिए जैसे मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से एक तो राष्ट्रपति का पद, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता,
नागरिकता कहां से ली गई है? नागरिकता ली गई है ब्रिटिश संविधान, इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो यही हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से, ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, यदि पूछता है कि आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इतना आपने यदि नोट कर लिया या याद रख लिएगा तो यहां से प्रश्न बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखिए अभी मैंने हाल ही में बताया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है, तो सीधा सीधा बात है कि प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब मूल अधिकार की बात करते हैं तो देखिए कितने मूल अधिकार हैं वर्तमान में? वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो 14 से बात करते हैं। जो पहला मूल अधिकार है आपका वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार ये नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका अधिकार है वो है स्वतंत्रता का। ठीक है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद देखिए 23 और अनुच्छेद 24 दोनों संबंधित हैं शोषण के अधिकार से। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, जिसमें देखिए अनुच्छेद 23 क्या करता है? कहता है कि जो भी देखिए 18 वर्ष के कम वर्ष के, मतलब जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी खनन में, जैसे किसी कारखाने में या होटल में काम करवाना क्या है? प्रतिबंधित है। ठीक है, तो शोषण का विरुद्ध अधिकार का वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। जो चौथा है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसमें देखिए अनुच्छेद 29 और 30 आता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 29 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं भारत के, ठीक है, उनको अपनी पर्सनल जो संस्थाएं हैं उनको स्थापित कर सकते हैं वो। ठीक है, कौन कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है। अब जो छठवां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपके 6 मूल अधिकार हैं और इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला समानता स्वतंत्रता हो गया, शोषण हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, और छठवां हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, प्रेस, देखिए मीडिया की बात कर रहा है कि मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21 से, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। देखिए ऑप्शन पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। किसमें? विधि के समक्ष समानता का वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 है, देखिए अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म में प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म में प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। और जो सबसे ज्यादा आपको याद रखने हैं वो है अनुच्छेद 21 से और अनुच्छेद 19 फर्स्ट। तो देखिए ऑप्शन आपका डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में किया गया है। ठीक है,
देखिए जो मीडिया है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोर्थ स्टेट कहा जाता है। मीडिया को क्या बोला जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो अनुच्छेद 21 है इसको याद रखिएगा क्या है ये। तो देखिए अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 21 में किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया है यह भी आपको याद रखना है। तो जो आपका 86वां संशोधन था, ठीक है, 86वां संशोधन सन 2002 में किया गया था और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 49 में और अनुच्छेद 52 में। देखिए पहले तो आपको जो याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में की गई है, तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A के अंदर की गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ सकता है कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो मूल संविधान था, ठीक है, जो संविधान था मूल, उसमें देखिए कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप समझिएगा यहां पर। तो मौलिक कर्तव्य, प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत कब जोड़ा गया। तो देखिए 42वां संशोधन बताया था मैंने अभी, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो 1976 में किया गया था ठीक है, तो इसी के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि किस समिति के आधार पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, पूछ सकता है कि किस भाग में उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का, तो देखिए भाग 4A, ठीक है, और अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 51A और भाग 4A। ठीक है, इसको याद रखेगा। अब देखिए भाग 4A तो बता दिया मैंने, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हो गए, तो भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 4, तो भाग 4 के अंतर्गत वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है संविधान के, प्रश्न पूछा जाता है, तो भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइएगा। महान्यायवादी, ठीक है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 79। चलिए तो देखिए अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद, देखिए महान्यायवादी की बात करते हैं, तो महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि भारत सरकार को कानूनी मामलों पर, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना। ठीक है, परामर्श देना किसका कार्य होता है, महान्यायवादी का, और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 76 में मिलता है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। ठीक है, MC सीतलवाड़, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है, उपराष्ट्रपति से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। तो देखिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 365 के, ठीक है, आर्टिकल 365 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 365 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अब प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि राज्य, ठीक है, कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, ठीक है, तो कौन कर सकता है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के पास में अधिकार है विधानसभा को भंग करने का अधिकार, ठीक है, इसको भी आप याद रखना है। जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, और राज्यपाल कौन होता है, जो राज्य की कार्यपालिका है, ठीक है, उसका प्रधान। तो याद रखना है अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, लोकसभा के भंग करने से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, 108, 110 और 112। चलिए देखिए, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न बनता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक है यह कौन बुलाता है, तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है संयुक्त बैठक का, तो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 108। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको यहां पर, ये तो मैंने 108 बता दिया आपको, दूसरा जो याद रखना है वो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फांसी दी जा रही है किसी व्यक्ति को, तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति दंड दिए गए व्यक्ति को माफ कर सकता है। यह कौन कहता है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है। तो जो 72 है वो किससे संबंधित है, क्षमादान से संबंधित है, आपको इसको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 108 नोट कर लीजिए, 172 हो गया, और जो तीसरा आपको नोट करना है अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति से संबंधित है, समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 123 क्या कहता है, कहता है कि जब देखिए दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या है, तो अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, अध्यादेश से संबंधित है, ठीक है। अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। ये यहां से इतने आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, 356 और 370। तो देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन है, तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352, 356, 360 और 355। देखिए 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360, ठीक है। वित्तीय प्रश्न देखिए, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए अमेरिका के संविधान से, ठीक है। वित्तीय आपातकाल किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, बताइए। लोकसभा है, राज्यसभा है, और उपयुक्त दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखिए संसद के आपको जो याद रखना है 3 अंग होते हैं। पहला तो जो प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति हो गए। दूसरा राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा है लोकसभा। राष्ट्रपति का पद के बारे में अनुच्छेद 52 कहता है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित है कि देश में क्या है, राज्यसभा होनी चाहिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 कहता है, और अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन, ठीक है। देखिए अब जो हमसे कह रहा है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो देखिए 2 सदन है, राज्यसभा है और लोकसभा। तो जो लोकप्रिय सदन है वो किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को बोलते हैं अस्थायी सदन, सॉरी स्थायी सदन, ठीक है।
स्थायी सदन बोलते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा, अभी मैंने बताया था कि भंग किया जा सकता है, और इसी कारण से लोकसभा को क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, लोकप्रिय सदन लोकसभा, और देखिए इसके अलावा बोला जाता है कि जनता का सदन किसको बोलते हैं, तो देखिए जनता का सदन बोला जाता है लोकसभा को, यह भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल एक बार, कई बार, 2 बार और 3 बार। तो देखिए संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद दिया जा सकता है, तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान इसके लिए मौन है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और 35 वर्ष है, ऑप्शन डी कह रहा है कि 40 वर्ष है। चलिए तो देखिए राष्ट्रपति, आपको इसको नोट कर लेना है, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, और विधानसभा का सदस्य, विधानसभा के सदस्य हो गए। ठीक है, और इसमें कौन हो गए, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए पहला जो है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इन सभी को समझना है। यहां से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की कितनी उम्र होनी चाहिए निर्वाचित होने के लिए, उपराष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो सभी के बारे में देख लेते हैं, 2-4 देखिए हैं तो बहुत सारे, मुख्यमंत्री, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए भी और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोनों के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो प्रश्न था हमारा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष किसकी होती है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, 275, 300 और 500। देखिए तो राज्यसभा में सीटों की संख्या और लोकसभा में सीटों की संख्या समझिएगा। तो देखिए वर्तमान में अधिकतम संख्या की बात करते हैं पहले कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम संख्या होनी चाहिए 250, और वर्तमान में कितनी संख्या है राज्यसभा की सीटों की, 245। कितनी है, 245 है। ठीक है, अधिकतम 250 होनी चाहिए और वर्तमान में है 245। लोकसभा की अधिकतम होनी चाहिए 550 सीटें और जो वर्तमान में है वो है 543 सीटें। तो ये इसको आपको नोट कर लेना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 250 होने चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, ठीक है, की आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 65 वर्ष, 55 वर्ष और 60 वर्ष, और ऑप्शन डी कह रहा है 58 वर्ष। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को अपने पद पर, ठीक है, कितने वर्ष तक रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके बाद में उन्हें क्या होना चाहिए, क्या होंगे, वो सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, अपने पद से हट जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखिए जो अभी तो उच्चतम न्यायालय की बात की है, तो जो उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए कितनी, 62 वर्ष। दोनों को याद रखना है आपको, 62 वर्ष होनी चाहिए। और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी उम्र होनी चाहिए
65 वर्ष, दोनों इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए दोस्तों बस आज इतने प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देखिए, इसके बाहर नहीं होगा प्रश्न, ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, ठीक है। यदि वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। कितने प्रश्न आपने आज किए हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक लाइक भी कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।